हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका कैरियर इन साइंस विजन एरा क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट 3 लेक्चर ले चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग पर, 4 लेक्चर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग पर। तो इस लेक्चर में क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन एटम कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और सेकंड लेक्चर में भी मैंने कुछ थोड़ा सा बताया था इसी के बारे में। और थर्ड लेक्चर में मैंने बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, और स्टार्ट करते हैं। आज हम केमिकल बॉन्डिंग को ही रनिंग करते हैं, 4 लेक्चर है आज। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं हम। पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। पोलराइजेशन में क्या है कि मान लो कैटायन और एनायन है। मान लो ये कैटायन है, ठीक है, स्मॉल साइज कैटायन, स्मॉल साइज एनायन, स्मॉल साइज कैटायन, स्मॉल साइज कैटायन बिग साइज एनायन के साथ रिएक्शन करता है। यानी कि ये जो इसके पास जाता है, कैटायन क्या है, एनायन के पास जाता है। यानी कि एनायन के पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं एनायन के पास, क्या एनायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। कैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कैटायन जो भाई सीधी सी बात है, जो डेफिशिएंट है वही रिच के पास जाएगा, नहीं प्यासा ही क्यूबे के पास जाएगा। यानी कि जो गरीब है वही अमीर के पास जाएगा कुछ लेने के लिए। तो क्या है, कैटायन क्या है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास जाता है और एनायन को क्या कर देता है, डिफॉर्म कर देता है। क्या कर देता है, डिफॉर्म। यानी कि जो एनायन की जो शेप है वो बिगाड़ देता है और कुछ अपने मैच में ही जो है इस शेप को ले आता है। मान लो ये इस तरीके से डिफॉर्म हो गया, ये मान लो ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। यानी कि ऑल ओवर हुआ क्या, देखिए एनायन की जो शेप है वो डिफॉर्म हो गई, देखिए टूट के दूसरी बन गई। यानी कि क्या हुआ होगा, मैं बात करता हूँ क्योंकि यहाँ कोवलेंट की बात करेंगे हम, कोवलेंट कैरेक्टर किस तरीके का है, आऊँगा मैं उस पर भी फजान रूल के थ्रू। तो जब ये इसके पास गया तो यहाँ इसको डिफॉर्म किया, डिफॉर्म होने के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो इसके साथ साझा हो गए। किसके साथ, कैटायन के साथ। किसके साथ साझा हो गए, कैटायन के साथ। और कुछ इसके भी इसके साथ साझा होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होंगी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, पोलराइजेशन ऑफ, बोल सकते हैं हम आयन, पोलराइजेशन ऑफ आयन, पोलराइजेशन ऑफ आयन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आयंस की ध्रुवणता, हिंदी में बोलते हैं पोलराइजेशन को ध्रुवणता। अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, ध्रुवणता। देखिए यहां पर ध्रुवणता, ठीक है। तो इसने इसको डिफॉर्म किया और इस तरीके से यहां पर ले आया। तो क्या हुआ, ये जो कैटायन है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन नभ, जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है, उसके पास गया तो उसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एनायन के डिफॉर्म होने में क्या हुआ, कोवलेंट कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। भाई इसको डिफॉर्म किया, ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, कुछ इसके भी गए, 1-2 इलेक्ट्रॉन इसके, लेकिन इसके ज्यादा गए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा। यानी कि आयनिक प्रॉपर्टी में कोवलेंट कैरेक्टर इस तरीके से बढ़ रहा है। आयनिक प्रॉपर्टी में कोवलेंट कैरेक्टर का बढ़ना इस तरीके से, यानी कि कैटायन ने किसको डिफॉर्म किया, एनायन को डिफॉर्म किया। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एनायन के डिफॉर्म होने से। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये था पोलराइजेशन। तो अगर मैं बात करूं इससे, जो हमारा अगला टॉपिक है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग को हम रनिंग रखना है तो केमिकल बॉन्डिंग पे ही बात करेंगे सारी की सारी। तो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा अगला टॉपिक फजान रूल। क्या है, फजान रूल।
अब फजान सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई बॉन्ड के बारे में, जो भी हमने बॉन्ड पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इन दो बॉन्ड के बारे में मेजर बात बताई। वैसे तो हमने और भी बॉन्ड पढ़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मैंने आपको पढ़ाया है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ मैं मेनली बात करूँगा कोवलेंट बॉन्ड की और आयनिक बॉन्ड की। तो फजान सर ने बोला कि कुछ फैक्टर के बिहाफ पर बोला, वो फैक्टर भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कोई भी बॉन्ड न तो 100% आयनिक हो सकता है और न ही 100% कोवलेंट हो सकता है। ध्यान से सुनो, कोई भी बॉन्ड न तो 100% आयनिक हो सकता है और न ही 100% कोवलेंट हो सकता है। यानी किसी बॉन्ड में आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो किसी बॉन्ड में कोवलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा है। इवन H2 मॉलिक्यूल के H2 जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं बात करूं H2 जो मॉलिक्यूल है, H सिंगल बॉन्ड H, इसको भी जो है 100, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। इसको भी क्या है? 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं कहा, इसको भी 99.9% कोवलेंट है, लेकिन 0.1% इसमें भी क्या आयनिक प्रॉपर्टी है। यानी उन्होंने बोला कि किसी बॉन्ड में कोवलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होती है तो किसी बॉन्ड में आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। अब आयनिक प्रॉपर्टी किस में ज्यादा होगी, कोवलेंट प्रॉपर्टी किस में ज्यादा होगी? तो सीधी सी बात है, जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें क्या होगी? कोवलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। और जो आयनिक बॉन्ड होगा, ये कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये? आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बना है, ठीक है। तो इसमें क्या है? आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो किसी में कोवलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होती है तो किसी में आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, ठीक है। तो फजान सर ने कोवलेंट प्रॉपर्टी समझाने के लिए आयनिक बॉन्ड में कुछ पॉइंट दिए, तो पॉइंट क्या दिए थे? यानी कुछ फैक्टर दिए थे, ठीक है। कुछ फैक्टर दिए, वो फैक्टर कौन कौन से डिस्कस कर लेते हैं हम। तो पहला फैक्टर था साइज ऑफ कैटायन। जो फैक्टर दिए हैं फजान सर ने आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो क्या है? पहला फैक्टर साइज ऑफ कैटायन। फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था पोलराइजेशन में कि स्मॉल साइज का कैटायन बिग साइज के एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास जाकर उसको क्या करता है? एनायन को डिफॉर्म कर देता है, तोड़ देता है उसको। तो यहां पर यही बात होगी कि स्मॉल साइज का, जितना स्मॉल साइज का कैटायन होगा उतनी ही आसानी से वे वो जो है कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक पहुंच जाएगा। और जब एनायन के क्लाउड तक पहुंच जाएगा तो उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव करेगा तेजी से। और जब किसी चीज को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हो तो उस चीज का क्या? टूटने का डर ज्यादा रहता है। तो टूटने का डर क्या है? वहां तो टूट ही जाएगा वो एनायन, ठीक है। तो तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्शन उसको करेगा, अट्रैक्टिव करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जब करेगा अट्रैक्शन तो क्या होगा? एनायन डिफॉर्म हो जाएगा। अब एनायन डिफॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा या बढ़ेगा? बताओ। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अभी मैंने बताया था ना कि कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, वहां पर जो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कोवलेंट बॉन्ड बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं, मैं ले लेता हूं कुछ इस तरीके के, जैसे BeCl2, MgCl2, CaCl2, ठीक है। तो ये कोई ग्रुप है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अप टू डाउन किसी ग्रुप में जाएं, तो अगर ये ग्रुप है, मैं इस ग्रुप में अप टू डाउन जाऊं, ठीक है, ऑन मूविंग अप टू डाउन, तो क्या होगा? अगर मैं बात करूं इसकी मैं बात करूं BeCl2 की, BeCl2 अगर मैं इसको ब्रेक करूं आयन में, तो Be2+ 2Cl माइनस, तो और मैं MgCl2 तो Mg2+ 2Cl माइनस, और CaCl2 तो Ca2+ 2Cl माइनस। चलिए, वैसे तो रिवर्सिबल होंगी सारी रिएक्शंस ये। अब मैं बात करूं SrCl2
तो Sr2+ 2Cl माइनस, उसके बाद BaCl2, तो Ba2+ 2Cl माइनस। इस तरीके से मैं इनको ब्रेक करूं तो क्या है, कैटायन का जो साइज है अप टू डाउन जाने पर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि किसी ग्रुप में ऑन मूविंग अप टू डाउन साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और ऑन मूविंग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर अप टू डाउन गए हैं ग्रुप में, तो क्या हो रहा है, साइज किसका बढ़ रहा है, कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो उतनी ही आसानी से किसके पास, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास पहुंच जाएगा और एनायन को डिफॉर्म कर देगा। तो जब एनायन को डिफॉर्म कर देगा तो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लाउड में वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि उसके साथ शेयरिंग कर लेंगे, किसके साथ, कैटायन के साथ। तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो जब जैसे साइज बढ़ेगा तो एनायन के क्लाउड तक पहुंचने में दिक्कत होगी तो क्या होगा, डिफॉर्म आसानी से नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इजीली नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो अगर मैं बात करूं किसकी, साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे साइज कम होगा कैटायन का वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूं किसकी, चार्ज ऑफ कैटायन। ये तो साइज की बात हो गई, नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। तो अगर मैं बात करूं सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर है चार्ज ऑफ कैटायन, या एक काम करो, हाई चार्ज ऑफ कैटायन दिखाओ, हाई चार्ज ऑफ कैटायन। तो सोचिए जरा, कैटायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा हमारा जो कैटायन हमारा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि कैटायन के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसको उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितनी कमी होगी उतने उसको चाहिए पूरा करने के लिए। तो क्या होगा, वो उतनी ही तेजी से किसकी ओर भागेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो ज्यादा किसके पास है, एनायन के पास। तो यानी कि कैटायन का जो साइज है, साइज की बात नहीं, चार्ज है, कैटायन का जो चार्ज है जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही तेजी से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओर जाएगा। और एनायन में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है एनायन के, उसको अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट करेगा। और जो अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट करेगा, कैटायन ज्यादा पावरफुल अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट करेगा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, उतनी ही तेजी से एनायन क्या होगा, डिफॉर्म होगा। और जितनी तेजी से एनायन डिफॉर्म होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो वही बात है कि साइज जितना छोटा होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक पहुंचेगा, और चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन का तो उतना ही क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा हाई चार्ज होगा कैटायन का तो उतना ही ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो क्या चाहिए उसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड, ओके। तो अगर मैं बात करूं, चलिए अगर मैं बात करूं SN, किसकी बात करूं, SN4 पॉजिटिव और एंड SN2 पॉजिटिव। तो SN4 पॉजिटिव और SN2 पॉजिटिव में जो कोवलेंट कैरेक्टर है कौन ज्यादा शो करेगा,
ऑफिशियली SN4, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसके पास तेजी से जाएगा, एनायन के पास तेजी से जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, AlCl3 मॉलिक्यूल और किसकी MgCl2 और किसकी NaCl, तो ये 3 मॉलिक्यूल हैं। इन 3 मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो किस में ज्यादा होगा, तो हम देख लेंगे किस में ज्यादा होगा। तो क्या करूं मैं, AlCl3 को ब्रेक कर लूं किस में, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 3Cl नेगेटिव Al3 पॉजिटिव इसको ब्रेक कर लेंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 2Cl है यहाँ पर, इसको ब्रेक कर लेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो हाई चार्ज किसके पास है, Al के पास है, Al के पास 3 पॉजिटिव है और Mg के पास 2 पॉजिटिव और Na के पास 1 पॉजिटिव। तो कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है मॉलिक्यूल में, AlCl3 में। किस में, AlCl3 में। क्यों, क्योंकि AlCl3 में क्या है, Al के पास ज्यादा हाई चार्ज है कैटायन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है, उसको वो तेजी से अट्रैक्ट करेगा किसको, एनायन में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है क्लाउड में उनको अपनी तरफ, और एनायन को डिफॉर्म कर देगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर तो आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अगर मैं बात करूं उनका ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, तो क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा कोवलेंट कैरेक्टर, Al3 प्लस में, उससे कम किसमें होगा, Mg2 प्लस में, उससे कम किसमें होगा, Na2 प्लस में। तो ये कोवलेंट कैरेक्टर का किसमें, इसमें ऑर्डर होगा इन मॉलिक्यूल में। तो आई बात समझ में। तो आपने क्या पढ़ा, साइज ऑफ कैटायन और हाई चार्ज ऑफ कैटायन। अब हम तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है हमारा, जैसे कि मैं साइज पढ़ा है कैटायन का, ऐसी साइज पढ़ेंगे किसका, एनायन का। तो साइज ऑफ एनायन, थर्ड पॉइंट हमारा, साइज ऑफ एन आयन, साइज ऑफ एनायन। डियर स्टूडेंट्स, कैटायन का साइज क्या था, छोटा था, आसानी से किसके पास जा रहा था, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास। तो उसका अपोजिट कर लो, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा, समझ रहे, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा, तो कैटायन जो है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा, इलेक्ट्रॉन नभ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आसानी से पहुंचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास कैटायन आसानी से पहुंचेगा तो क्या होगा, एनायन डिफॉर्म हो जाएगा। एनायन डिफॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एनायन का साइज जितना अधिक होगा, एनायन का साइज जितना अधिक होगा, हाँ इसके बारे में बात करूं, यानी कि साइज ऑफ हाई चार्ज ऑफ कैटायन, चलो इसके बारे में क्या बात करनी है तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो अगर मैं इसका छोटा सा फॉर्मूला हूं, तो हाई चार्ज ऑफ कैटायन, यानी कि चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोवलेंट कैरेक्टर के, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे कोवलेंट, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कैटायन का चार्ज, जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ठीक है, और हमारा साइज क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कोवलेंट कैरेक्टर के, और चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट कैरेक्टर के। और यहां पर साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलो फुल लिख देता हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एनायन का वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। आई अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, साइज ऑफ कैटायन हो गया, साइज ऑफ एनायन हो गया, हाई चार्ज ऑफ कैटायन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 4 पॉइंट, चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एन आयन, चार्ज ऑफ एन आयन। तो अगर मैं बात करूं एनायन के चार्ज की, ठीक है,
तो अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल में एनआईएन का चार्ज बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसका साइज भी बढ़ेगा। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, LiF, Li2O, Li3N, ठीक है, LiF, Li2O, Li3N। तो यहां पर क्या होगा, इसको अगर मैं ब्रेक करूं, Li पॉजिटिव और F निगेटिव। यहां पर अगर मैं बात करूं 2 Li पॉजिटिव, चलो यहां पर कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, 2 Li पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन 2 निगेटिव। और अगर मैं यहां पर बात करूं क्या, 3 Li पॉजिटिव प्लस N3 निगेटिव। तो क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्या है, चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, चार्ज के साथ साथ क्या भी बढ़ रहा है, चार्ज के साथ साथ हमारा साइज भी बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है नहीं, देखिए अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन का सबसे कम होता है साइज, नाइट्रोजन का थोड़ा सा ज़्यादा और ऑक्सीजन का थोड़ा सा ज़्यादा। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखो क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इधर क्या होता है, फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो हम क्या है, हम उसको उल्टाए हैं, हम देखो ये सबसे कम साइज, सबसे कम साइज, फिर उससे ज़्यादा साइज, उससे ज़्यादा साइज, फिर सबसे ज़्यादा साइज। देखिए साइज सबसे बड़ा किसका है, इसका। तो साइज भी बढ़ रहा है, साथ साथ में क्या बढ़ रहा है, चार्ज भी तो बढ़ रहा है एनायन का भाई। देखिए साइज भी बढ़ रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ेगा, अभी क्या बताया था, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा तो कैटायन क्या है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के पास इजीली पहुंच जाएगा और उसको एनायन को क्या कर देगा, डिफॉर्म कर देगा। और एनायन डिफॉर्म होते ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर ज्यादा आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं चार्ज ऑफ एनायन की बात करूं तो चार्ज ऑफ एनायन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के। किसके, यानी कि चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर। और चार्ज ऑफ कैटायन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के। क्यों, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। और साइज बढ़ता है किसी भी एनायन का तो क्या होता है, जितने बड़े साइज का एनायन होगा उतनी ही आसानी से कैटायन उसके पास चला जाएगा। और जब कैटायन उसके पास चला जाएगा तो एनायन क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो आर यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये है हमारा क्या, फजान। देखिए फजान ने इस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर को आयनिक बॉन्ड के अंदर या आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर समझाया कि इस तरीके से उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, समझ गए। इसी बेस पे उन्होंने बताया था कि कोई भी बॉन्ड न तो 100% कोवेलेंट हो सकता है और न ही 100% आयनिक हो सकता है। देखो ये कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं LiF की, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बना है बॉन्ड, तो कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बने हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, साइज छोटा, ठीक है, यहाँ पे फिर उससे बड़ा और यहाँ पे फिर उससे बड़ा। और जैसे जैसे साइज बढ़ा वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ गया एनायन का। तो जब साइज बढ़ गया तो क्या हो गया, उसके उतनी आसानी से उसके पास कैटायन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फजान रूल। तो आपको समझ में आया होगा। पहला पॉइंट का अगर मैं बात करूं, पहले पॉइंट में क्या था, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कोवेलेंट कैरेक्टर के। और साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। और साइज नहीं, कहाँ है साइज, कहाँ है, साइज ऑफ एनायन, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चार्ज ऑफ कैटायन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के, और चार्ज ऑफ एनायन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बात रटने वाली नहीं है, लॉजिक वाइज समझना है। लॉजिक क्या है, जितने बड़े साइज का एनायन होगा, इतने बड़े साइज का एनायन, तो सीधी बात, छोटी चीज आसानी से बड़ी चीज में फिट हो जाएगी। तो जितनी बड़ी होगी उतनी आसानी से फिट होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वैसेपर थ्योरी।
वेसिपर थ्योरी है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी बहुत आपको सीखने को मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग्स में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा, मैं आपको वेसिपर थ्योरी कराऊंगा, मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कराऊंगा, मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कराऊंगा। तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे टॉपिक की ओर। तो चलते हैं हम वेसिपर थ्योरी। वेसिपर थ्योरी, वेसिपर थ्योरी, ठीक है। वेसिपर थ्योरी, तो वेसिपर थ्योरी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वी फॉर बैलेंस, एस फॉर सेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर पेयर और आर फॉर रिपल्सन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसका इतिहास है, हिस्ट्री है कि किसने दी थी, किसने इसको एक्सप्लेन किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, 1940 में सिडविक और पॉवेल ने, किसने? सिडविक और पॉवेल ने दी थी 1940 में, सिडविक पॉवेल। और इसको जो डेवलप किया था वो किया था गिलेस्पी और नाइहोलम। नाइहोलम बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं हमारे केमिस्ट्री वर्ल्ड में। तो नाइहोलम और गिलेस्पी ने इसको डेवलप किया और सिडविक और पॉवेल ने इसको दिया था, ठीक है। तो इस थ्योरी की अलग ही बात है, बहुत ही अच्छी थ्योरी है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या बताया उन्होंने कि जो कोई मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट सेंट्रल एटम का जो वैलेंस सेल है, सेंट्रल एटम है, सीधी बात है, कोई एटम है तो उसके पास वैलेंस सेल अपना होगा। तो वैलेंस सेल में क्या है होता है, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, कि उनके बीच जो दूरी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम और रिपल्सन मिनिमम। तभी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। वरना तो अगर रिपल्सन किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में हम दिखा दें तो स्ट्रक्चर क्या होगी, टाइट हो जाएगी, यानी कि तनाव स्ट्रेन हो जाएगी, स्ट्रक्चर में क्या जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रह पाएगी, कभी इधर मुड़ेगी कभी उधर मुड़ेगी, हो सकता है टूट भी जाए बॉन्ड, हो सकता है स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाए, ठीक है। यानी कि क्या है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज किया कि डिस्टेंस मैक्सिमम रखी और रिपल्सन मिनिमम, रिपल्सन कम से कम और डिस्टेंस ज़्यादा। सीधी सी बात है, कहीं आगे कोई किसी एटम से कोई एटम जुड़ रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रहनी चाहिए और उनके बीच में जो है रिपल्सन कम से कम रहना चाहिए, तभी स्टेबल है, वरना स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो कई सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए। तो मेन एग्जाम्पल क्या थे हमारे, CH4 NH3 H2O, CH4 NH3 H2O। तो इनके चारों की स्ट्रक्चर बनाई, चारों की स्ट्रक्चर में देखा कि क्या किस तरीके से है, क्या स्ट्रक्चर है इनकी बनाने के बाद में, क्या इनका लोन पेयर रिपल्सन क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या है। तो अगर मैं आपसे रिपल्सन के बारे में बात करूं तो भाई लोन पेयर रिपल्सन तो होता है सबसे ज़्यादा। जहां भी लोन पेयर पास में दो लोन पेयर आ गए तो वहां रिपल्सन होगा ज़्यादा। बॉन्ड पेयर रिपल्सन थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर यानी कि बॉन्ड के बीच में रिपल्सन बहुत कम होता है, ठीक है। समझेंगे मेरी बात को आप, मैं लिखूंगा इस ऑर्डर को। अगर मैं बात करूं CH4 के स्ट्रक्चर की, CHH, ठीक है। और मैं बात करूं NH3 की स्ट्रक्चर की, N, एक जैसी लगभग स्ट्रक्चर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, H3, ठीक है। 3 H लग गए। उसके बाद मैं बात करूं ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम है, चलिए थोड़ी मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है। H देखिए, अभी मैं सबसे पहले आपको क्या पता चाहिए, मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में। और मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ कि बॉन्डिंग पर कितने बॉन्ड कौन एटम बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है इसमें, तो कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, क्योंकि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5।
3 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया हाइड्रोजन के साथ और बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जिसको क्या बोला, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ यूज के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर और मैं बात करूं किसके पास, कार्बन के पास, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ही है आउटर मोस्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ इन बॉन्ड बनाने में यूज के लिए, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए तो क्या है, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, कैसे, देखो हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर शॉर्ट देख ले दो। हाइब्रिडाइजेशन किसका, CH4 का। कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 देखो 4 हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, देखो एक ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कार्बन में है 0, तो क्या हुआ 4। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 में क्या होगा, 1s और 3p रहे होंगे, यानी कि कुल मिलाकर क्या बन गया, sp3, 3p यानी कि p3, s1 यानी कि s1। ठीक है, ऐसे किसके पास, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे हम, तो मैं यहां लिख देता हूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इधर लिखो sp3। नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड बने, ये सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 1 बराबर 4, यानी कि इसमें भी क्या होगा 1s प्लस 3p यानी कि sp3, तो क्या होगा इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2, ये भी 4, यानी कि इसमें भी 1s प्लस 3p यानी कि sp3। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर क्या है, ऑल ओवर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। डियर स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है, का जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। भाई ये मेन मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल मतलब चतुर्थफलीय, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो चतुर्थफलीय स्ट्रक्चर जैसे कि आपको दिख रही है CH4 की, चतुर्थफलीय, हिंदी में बोलेंगे चतुर्थफलीय, टेट्राहेड्रल। तो क्या स्ट्रक्चर है इसकी, टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर भी यही, शेप भी यही। ठीक है, लेकिन यहां पर तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इसके स्ट्रक्चर और शेप क्या है, सेम रह गई, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, हाँ अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट और 7 सेकेंड होता है। चलो सेकंड लिख देता हूं यहां पर, सेकंड को कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मैंने नीचे लगा दिए हैं, ये ऊपर लगा दिया मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ा सा क्या है ये, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा सा क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, अगर ये इस इधर जाएगा तो इस बॉन्ड को अंदर ढकेलेगा, इधर जाएगा तो इसको अंदर करेगा, इधर जाएगा तो इसको अंदर करेगा। लेकिन कुल मिलाकर मान लो ये बॉन्ड यहाँ पर था, ये बॉन्ड इस तरीके से था, तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आया तो इसने क्या किया, इस बॉन्ड के साथ रिपल्सन किया, तो उसको अंदर थोड़ा सा खिसका दिया, ये जो ये वाला बॉन्ड है ये वाला, इसके साथ रिपल्सन किया, इसको अंदर खिसका दिया, ये जो बॉन्ड है इसको अंदर किया। कुल मिलाकर क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड, इन्होंने क्या करा, रिपल्सन करा, रिपल्सन करा तो क्या करा, ये बॉन्ड अंदर को प्रेस हो गए। डियर स्टूडेंट्स ये बॉन्ड क्या हो गए, अंदर को प्रेस। जब ये बॉन्ड अंदर को प्रेस होंगे तो इनका बॉन्ड एंगल घटेगा या बढ़ेगा, ऑफिशियली घटेगा ना। जब बॉन्ड क्या है अंदर को, पहले तो ऐसे फैले हुए थे, ऐसे फैले हुए थे, ऐसे फैले हुए थे, फिर क्या इसने इसके साथ रिपल्सन किया, इसको अंदर प्रेस किया, इसको अंदर प्रेस किया, इसको अंदर। भाई जब क्या बॉन्ड अंदर प्रेस हो रहे हैं, मान लो कोई चीज पहले क्या है ऐसे है, अब वो अंदर पहले ऐसे 180 पे, अब वो अंदर प्रेस होगी तो 180 पे थोड़ी ना रह पाएगी, उसका तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो यहां पर क्या है, बॉन्ड एंगल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। नहीं, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 106 डिग्री 45 मिनट रह गया, 106 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, 106 डिग्री। उसके बाद क्या है, ऐसी
इसके पास का 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो 2 ने तो घमासान मचा दिया भाई, पहले तो एक नहीं करा भाई, ये जब 2 लोन पेयर मान लो बड़े बड़े, ये मतलब छोटे छोटे बॉन्ड है, ये क्या आ गए? बड़े बड़े 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर। तो इन्होंने क्या करा? ये पहले तो आपस में टकराए, इसने इसको टक्कर मारी, इसने इसको टक्कर मारी, तो ये और ज्यादा प्रेस हुए, और ज्यादा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए बड़े बड़े, तो ये पहले तो आपस में टकराए होंगे क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, फिर आपस में टकराएंगे, ये इधर भागा होगा और ये इधर भागा होगा, है ना? तो ये भी इधर भागा होगा, तो ये क्या, इनके बीच का बॉन्ड क्या और कम हो गया, ये और ज्यादा प्रेस हो गए भाई। पहले तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में टक्कर हुई इस वाले मॉलिक्यूल में, तो कम प्रेस हुए। अब क्या, पहले तो लोन पेयर टकराएंगे, तो लोन पेयर टकराएंगे तो ये इसको टक्कर मारेगा, ये इसको टक्कर मारेगा, तो ये और प्रेस हो जाएगा ना। जब और प्रेस हो जाएगा तो उनका बॉन्ड एंगल तो और कम होगा। अभी तो एक लोन पेयर पे क्या 106 डिग्री 45 मिनट, तो जब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे? 106 से भी कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 104 डिग्री 31 मिनट, 104 डिग्री 31 मिनट। देखो यानी लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है, ज्यादा प्रेस किया बॉन्ड को, ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब किस तरीके से लग गए दोनों हाइड्रोजन? इस तरीके से लग गए। किस तरीके से लग गए? सॉरी, इस तरीके से। तो ये कैसी शेप हो गई? वी। देखो वी बन जानी, वी। तो एक लोन पेयर ऐसे और एक लोन पेयर ऐसे, यानी कि एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, ठीक है। मेरे हाथ जो है यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ये ऐसे करके, तो 2 लोन पेयर क्या हो गए? इस तरीके से हो गए 2 लोन पेयर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो यहाँ पर देखो, इसकी अगर मैं शेप की बात करूं, स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी सबकी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। इसकी तो शेप और स्ट्रक्चर दोनों ही टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी शेप पिरामिडल हो गई। एक पिरामिड लग गया ऊपर, एक पिरामिड लग गया, नहीं देखो इस तरीके से एक पिरामिड, इस तरीके से ये पिरामिड खंबा टाइप का। तो कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी? स्ट्रक्चर नहीं, शेप पिरामिडल। इसकी शेप कैसी हो गई? देखो ये वी टाइप का बनना, वी शेप हो गई, ठीक है। तो इसकी तो शेप और स्ट्रक्चर दोनों टेट्राहेड्रल, इसकी क्या शेप? पिरामिडल, इसकी क्या शेप? वी शेप। तो ये लोन पेयर का एक इफेक्ट है, मैंने आपको बताया था। आपको लोन पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन पेयर देखने आने आपको चाहिए। तो अगर मैं बात करूं रिपल्सन की अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पर है? जहां पर बॉन्ड एंगल सबसे कम हो गया घटकर, तो कहां पर हो गया? 104 डिग्री 31 मिनट, यानी कि किस पर? लोन पेयर, ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्सन। उससे कम किस में है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्सन किस में है? ये जो रिपल्सन है, बॉन्ड, यहां पर ये बॉन्ड और यहां पर ये बॉन्ड, यानी कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, बॉन्ड पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, एलपी मतलब लोन पेयर, एलपी, ठीक है। एलपी में सबसे ज्यादा है, एलपी लोन पेयर और बीपी बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम किसमें? बीपी और बीपी बॉन्ड पेयर में। तो ये क्या है? रिपल्सन का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये क्या है? वेस्पर थ्योरी। तो समझे आप डियर स्टूडेंट्स, यानी कि वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया? इसकी तो स्ट्रक्चर और शेप दोनों टेट्राहेड्रल, इसके स्ट्रक्चर तो सभी की टेट्राहेड्रल है, क्योंकि सभी क्या है दिखने में तो टेट्राहेड्रल लग रहे हैं, लेकिन शेप चेंज हो सकती है क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन का इफेक्ट हो गया, लोन पेयर रिपल्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पोलराइजेशन पढ़ाया, मैंने आपको फजान रूल पढ़ाया, मैंने आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ाया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर एक बार में अच्छे से समझ आया तो कृपया दोबारा इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है टॉपिक को तीनों, ठीक है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे, जिससे हम मोटिवेट हों, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, और वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।